जितनी समस्या चंदापुरी सर ने बताया, जितनी बाबा साहब बताते हैं, जितने हमारे महापुरुष बताते हैं, और सबकी एक ही पीड़ा है, एक ही दुख है कि इस देश में जाति के आधार पे, सामाजिक आधार पे हम पिछड़े रह गए। और ये सत्य है कि हमारे समाज ने दलाल पैदा किया, क्योंकि साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात को, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं मानी गई, और गांधी के माध्यम से हमने अपने समाज में दलाल पैदा कर दिए। और जो ये कह रहे थे कि पिछड़ा वर्ग सबसे घुसखोर है, नहीं, पिछड़ा वर्ग नहीं है। अपर कास्ट में सबसे ज्यादा अगर धोखेबाज ग्रुप है, षड्यंत्रकारी ग्रुप है, वो ब्राह्मण समाज है। इसमें कहीं से दो राय नहीं। ब्राह्मणों ने सबको ठगा, क्षत्रियों को ठगा, वैश्यों को ठगा, पिछड़ों को ठगा, अनटचेबल को ठगा। मैं हर जगह पे यह बात कहता हूँ कि फ्रांस के लोगों की तरह हमें सीखना चाहिए कि फ्रांस के लोगों ने फ्रांस के राजाओं को गिलिटन बनाकर मौत के घाट पर उतारा। फ्रांस के लोगों ने फ्रांस के राजाओं को, वहां के सामंतों को, 60,000 लोगों को मौत के घाट उतारा। 1789 की क्रांति की बात कर रहा हूँ, इतिहास के हवाले से बात कर रहा हूँ। और उसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ कि फ्रांस में लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी आई। इसी बात को 14 तलाक के समय में बाबा साहब ये बात कहते हैं कि ये जो 14 तलाक का आंदोलन है या महातलाक का आंदोलन है, ये आंदोलन कौन सा है? ये आंदोलन वो आंदोलन है जो कि फ्रांस की क्रांति में लिया गया, जो असेंबली हॉल का आंदोलन है। उसी आंदोलन को याद करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इस देश से हम जातिवाद समाप्त नहीं कर पाएंगे। फिर कहते क्या है? कहते कि जातिवाद समाप्त करने के लिए क्या हमें मुसोलिनी की जरूरत है? मुसोलिनी जो कभी तानाशाह हुआ करता था इटली का। और दूसरी बात कहते हैं क्या हमें कमाल अतातुर्क की जरूरत है, जो मिस्र का राजा था, जो ऑटोमन एम्पायर, जो मॉडर्न टर्की बनाया। तो बाबा साहब ये बात कहते क्यों हैं? एंटोनियो ग्राम्सी कहता है कि हमका इंटेलेक्चुअल कैसा होना चाहिए। ये सारे इंटेलेक्चुअल हैं, ये जितने पंडित हैं, इनका वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सब इंटेलेक्चुअल क्लास का एक हिस्सा है। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल रोग है, कष्टकारी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं ऐसा इंटेलेक्चुअल नहीं चाहिए, हमें इंटेलेक्चुअल चाहिए, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल चाहिए। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल ये एंटोनियो ग्राम्सी का परिभाषा है, जो सत्ता के अंदर के षड्यंत्र को समझ सके। ऐसे इंटेलेक्चुअल की जरूरत है। आप सवाल के साथ लड़िए, आपसे सरकार डरेगी। आपके मौत के बाद भी आपसे सरकार डरेगी। डॉक्टर अम्बेडकर डर रही कि नहीं? मेरे मरने के बाद भी सरकार डरेगी। आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का देहांत हो चुका है, सरकार डर रही कि नहीं? लेनिन मर चुका है, सरकार डर रही कि नहीं? माओ मर चुका है, सरकार डर रही कि नहीं? मॉन्टेस्क्यू मर चुका है, सरकार डर रही कि नहीं? सरकार डरती है, डराने वाला होना चाहिए। हमारे रमाशंकर यादव विद्रोही जेएनयू के छात्र थे, वो कहते थे कि आप अपनी बात को रखिए। उनका भारतनाट्यम, उनका प्रेम कुछ नहीं है। जितने प्रेम के गाने हैं, जितने प्रसंग है, सब आपका नहीं है, आपके कल्चर का नहीं है। जब कैडर हमारा समझदार होगा तो वो रमाशंकर यादव के शब्दों में कहेगा, वो प्रिय जब तुम मुझे कभी देखो तो लगे कि इस देश में क्रांति हो। प्यार कैसा होना चाहिए? वो प्रिय जब तुम मुझे कभी देखो तो लगे इस देश में क्रांति हो। इसका मतलब ऐसा कैडर चाहिए जो कि सत्ता में रह करके हमारे महापुरुषों की बात करने वाली सरकार चाहिए, तभी जाकर के हम अपनी समस्या समाप्त कर पाएंगे। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। अभी सभी महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच के लिए आमंत्रित किया, और साथ ही मेरे साथ चलकर आए दूर से हमारे मित्र महेश केवट, और साथ ही नंद किशोर यादव जी, और दशरथ माझी जी के परिवार से रिश्तेदार पिंटू भारती जी हमारे साथ आए हुए हैं, जो कि एक ऐतिहासिक धरती है। मैं सभी का नमन बंदन करता हूं और वेलकम करता हूं। मैं अपनी बात, सर ने कहा कि मुझे कम शब्दों में बोलना है, तो मैं अपनी बात इस रूप में शुरू करना चाहता हूं। जो बातें पाटिल सर ने कही, जो बातें चंदापुरी सर ने कही, उन्हीं बातों को आगे करना चाहता हूं कि बाम सेफ कैडर देने का काम करता है। कैडर का मतलब क्या होता है?
जो मेरी समझदारी है, चूंकि मैं एक इतिहास का प्रोफेसर हूँ और इतिहास के हवाले से ये बात रखना चाहता हूँ कि कैडर का मतलब क्या होता है, कैडर क्यों जरूरी है। बाम सेब जब बाबा साहब ने अपनी बात शुरुआत की थी तब भी वो कैडर देने की बात करते थे, हालांकि इस रूप में नहीं। भारत में 3-4 प्रमुख पार्टियां हैं और पूरे विश्व में कुछ पार्टियां हैं या कुछ विचारधाराएं हैं जो अपनी बातों को कैडर के रूप में देना चाहते हैं। पूरे विश्व के अगर नज़र डालें तो सबसे बड़ा कैडर कम्युनिस्ट पार्टी का है, जिसे आप समाजवादी कह सकते हैं, कम्युनिस्ट कह सकते हैं, कम्युनिज्म की बात कर सकते हैं, कार्ल मार्क्स के मानने वाले कह सकते हैं। पूरे विश्व में उन्होंने कैडर दिया। और कैडर का मतलब क्या होता है कि अपनी विचारधारा के आधार पर समाज का संतुलन बिगाड़ करके अपनी आइडिया को आधार बना करके सत्ता पे काबिज करना, और जब सत्ता पे हम अधिकार जमाते हैं तो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम अपने विचारधारा के माध्यम से अपने किए गए सपने को पूरा करें। इसका मतलब होता है कि हम अपने विचारधारा के आधार पे सत्ता परिवर्तन करना, इसको कैडर कहते हैं। इस मामले में सबसे बड़ा कैडर कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया। हम कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर के रूप में देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति से पहले आपका जो रूस की क्रांति थी, जिसमें स्टालिन और लेनिन का सबसे बड़ा योगदान था, और स्टालिन लेनिन ने मार्क्सवाद के आधार पे रूस में जो समाजवाद था उसको समाप्त करने का, जो रूस में जो बुर्जुआ समस्या थी उसको समाप्त किया। और देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि लेनिन की तरह इस देश में भी बहुजन क्रांति की जरूरत है। लेनिन ने क्या किया? लेनिन ने सबसे बड़ा परिवर्तन ये किया कि पंचवर्षीय योजना के माध्यम से प्लानिंग बनाया और प्लानिंग के माध्यम से पूरे रूस में एक परिवर्तन लाया जो हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। न केवल इतना बल्कि जो वहाँ पे चर्च की संपत्ति को समाप्त करके राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया, जिसके वजह से रूस में बड़ा बदलाव लाया। और न केवल इतना बल्कि रूस के अंदर जो समाजवाद की जो इंटेलेक्चुअल क्रांति हुई, उस इंटेलेक्चुअल क्रांति ने पूरे वर्ल्ड में एक नई लहर दी और जिसने देवी देवताओं को सत्ता को चुनौती दिया और बदलाव किया। रूस हमारे सामने एक सबसे बड़ा रूप में नजर आया। उसके बाद चीन हमें नजर आता है कि चीन में माओ के जो क्रांति किया, आप देखिए कि चीन में सबसे ज़्यादा नास्तिक लोग हैं। और चीन न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि आज के डेट में अमेरिका को भी पछाड़ने का काम कर रहा है। केवल कैडर के आधार पे अपने आइडिया को उसने इम्प्लीमेंट किया और वहाँ पे उसने सत्ता डिक्टेटरशिप लेकर आया। इसी तरह से फ्रांस की क्रांति में हम देखते हैं जहाँ पे कैडर का बहुत बड़ा अहम रोल है। जितनी समस्या चंदापुरी सर ने बताया, जितनी बाबा साहब बताते हैं, जितने हमारे महापुरुष बताते हैं, और सबकी एक ही पीड़ा है, एक ही दुख है कि इस देश में जाति के आधार पे, सामाजिक आधार पे हम पिछड़े रह गए। और ये सत्य है कि हमारे समाज ने दलाल पैदा किया, क्योंकि साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात को सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं मानी गई और गांधी के माध्यम से हमने अपने समाज में दलाल पैदा कर दिए। और जो ये कह रहे थे कि पिछड़ा वर्ग सबसे घुसखोर है, नहीं, पिछड़ा वर्ग नहीं है। अपर कास्ट में सबसे ज़्यादा अगर धोखेबाज ग्रुप है, षड्यंत्रकारी ग्रुप है, वो ब्राह्मण समाज है। इसमें कहीं से दो राय नहीं। ब्राह्मणों ने सबको ठगा, क्षत्रियों को ठगा, वैश्यों को ठगा, पिछड़ों को ठगा, अनटचेबल को ठगा। इसका एक ही समाधान है कि आप अपने विचारधारा के आधार पे कैडर को तैयार करके, जो बामसेब कर रहा है, उस आधार पे सत्ता प्राप्त करना। मैं फ्रांस की क्रांति की तरफ इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि फ्रांस की क्रांति ने, हम सबको पता है, कहते हैं कि भारत में तो हमने इसलिए आज़ादी पा लिया क्योंकि अंग्रेज हमारे शासक थे, इसलिए हम आज़ादी पा गए, लेकिन अपने लोगों के खिलाफ हम आंदोलन नहीं कर पाए। इसका सबसे बड़ा झूठा एग्जाम्पल आपका फ्रांस की क्रांति है। मैं हर जगह पे यह बात कहता हूं कि फ्रांस के लोगों की तरह हमें सीखना चाहिए कि फ्रांस के लोगों ने फ्रांस के राजाओं को गिलिटन बनाकर मौत के घाट पर उतारा। फ्रांस के लोगों ने फ्रांस के राजाओं को, वहां के सामंतों को, 60,000 लोगों को मौत के घाट उतारा। 1789 की क्रांति की बात कर रहा हूं, इतिहास के हवाले से बात कर रहा हूं। और उसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ कि फ्रांस में लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी आई।
इसी बात को 14 तलाब के समय में बाबा साहब ये बात कहते हैं कि ये जो 14 तलाब का आंदोलन है या महा तालाब का आंदोलन है, ये आंदोलन कौन सा है? ये आंदोलन वो आंदोलन है जो कि फ्रांस की क्रांति में लिया गया, जो असेंबली हॉल का आंदोलन है, उसी आंदोलन को याद करते हैं। क्या इसका मतलब हम मानते हैं कि बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में फ्रांस की क्रांति का आंदोलन हो? शायद वह बात यश के रूप में कहना चाहते थे, लेकिन साथियों, हम लोगों ने तो युद्ध करना सीखा नहीं। हमें तो डर लगता है, हमें तो मार करने में डर लगता है, हमें तो डिफेंस रहने में, हमारे साथ बलात्कार होता है और हम ही कहते हैं नहीं नहीं हमसे गलती हो गई, हमें मौत का घाट उठा जाता है, हम ही कहते हैं नहीं हमसे गलती हो गई। क्यों? हमें हथियार थाना जानते नहीं। बाबा साहब ये कहते हैं, फ्रांस की क्रांति का याद करते हुए कहते हैं कि इस देश में फ्रांस की क्रांति की जरूरत है। और एक किताब ही हाल में आई है शशि थरूर की। शशि थरूर की किताब में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि हमको लग रहा है अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए जैसे हम लोग अपनी दुख व्यक्त कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इस देश से हम जातिवाद समाप्त नहीं कर पाएंगे। फिर कहते क्या है? कहते कि जातिवाद समाप्त करने के लिए क्या हमें मुसोलिनी की जरूरत है? मुसोलिनी जो कभी तानाशाह हुआ करता था इटली का। और दूसरी बात कहते हैं क्या हमें कमाल अतातुर्क की जरूरत है, जो मिस्र का राजा था, जो ऑटोमन एम्पायर, जो मॉडर्न टर्की बनाया। तो बाबा साहब ये बात कहते क्यों हैं? क्या ऐसी वजह आ गई थी कि हमको ऐसा लगता था कि मुसोलिनी की जरूरत है? अब बताइए उनको मुसोलिनी की जरूरत पड़ी। अगर हम आज ये बात कहें कि हमें मुसोलिनी की जरूरत है या हमें कहें कि हिटलर की जरूरत है तो लोग हम पे हंसेंगे। हम कहीं डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम सॉवरेंटी की बात कर रहे हैं, फिर कह नहीं हमको मुसोलिनी की जरूरत है। क्या हमें ऐसा डिक्टेटरशिप चाहिए? लेकिन बाबा साहब शशि थरूर के किताब के हवाले से बता रहा हूं, वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम ब्राह्मणवाद को प्यार से नहीं दूर कर पा रहे हैं। हमारे नंद किशोर भाई साहब चर्चा चल रही थी, क्या हम चुनाव के माध्यम से बीजेपी को हटा पा रहे हैं? क्या चुनाव के माध्यम से हम ब्राह्मणवाद को समाप्त कर पा रहे हैं? कांग्रेस की सरकार के जमाने में सर ने सही कहा कि जगजीवन राम के नाम पे सत्ता में रहे, लेकिन जगजीवन राम के नाम पे सत्य समाज नहीं आने वाला है। इसका मतलब सत्ता में रह करके भी हमको अगर हमारी विचारधारा को नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो कब कर पाएंगे? इसका मतलब ऐसा कैडर चाहिए जो कि सत्ता में रह करके हमारे महापुरुषों की बात करने वाली सरकार चाहिए, तभी जाकर के हम अपनी समस्या समाप्त कर पाएंगे। यह बात बाबा साहब कह रहे हैं। डेमोक्रेटिक तरीके से अगर सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें? बिहार के चुनाव में हमने देखा, यह पहली बार हो रहा था कि बिहार के चुनाव में हम ज्योतिराव फुले के माध्यम से, सावित्रीबाई फुले के माध्यम से जनगणना की बात हो रही थी यहाँ पे, लेकिन बिहार में क्या हुआ? इसी धरती की बात कर रहे हैं जहां पे हम लोग एक भी विपक्ष को वोट नहीं दे पाए। ऐसा चुनाव होता है क्या? इसका मतलब चुनाव होता ही नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये 1947 का विकसित भारत लेकर आए हैं, 1947 तक हटने वाले नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, 100 में 100 आप विपक्ष को या सत्ता अपने चुनाव में वोट डालें, लेकिन वोट तो कमल पे ही डलेगा ना। ऐसा इन्होंने क्या किया है कि वोट कमल पे जा रहा है? यहाँ पे रहने वाले जो आने वाले व्यक्ति हैं, यहाँ पे जो बिहार के लोग हैं, जब भी मैं किसी से पूछता हूँ वोट कहाँ डाले तो कहते हमने तो कमल पे डाला ही नहीं। यूपी में जाता हूँ कहाँ वोट डाले तो कहते हम तो हाथी पे डालते हैं, हम तो साइकिल पे डालते हैं। आखिर फिर वोट कहाँ चला जाता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं वोट की गड़बड़ी हो रही है। इसका मतलब मशीन से हम हार रहे हैं। तो फिर जरूरत क्या है? इस देश में क्रांति की जरूरत है, उस तर्ज पर क्रांति की जरूरत है जो फ्रांस की क्रांति में हुआ था, जहां पे 60-60 हजार सामंतों को गिलेटिन पे चढ़ाया गया था। यहां पे भी इस तरह की जरूरत है। यहां पे जैन जी क्रांति की जरूरत है। जब तक सत्ता को आप उखाड़ कर नहीं फेंकोगे साथी, इस देश से ब्राह्मणवाद जाने वाला नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में ऐसे इंटेलेक्चुअल की जरूरत है जो कैडर दे। कैडर का मतलब एंटोनियो ग्राम्सी के शब्दों में 2 शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं। एंटोनियो ग्राम्सी कहता है कि हम का इंटेलेक्चुअल कैसा होना चाहिए। ये सारे इंटेलेक्चुअल हैं, ये जितने पंडित हैं, इनका वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सब इंटेलेक्चुअल क्लास का एक हिस्सा है। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल रोग है, कष्टकारी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं ऐसा इंटेलेक्चुअल नहीं चाहिए, हमें इंटेलेक्चुअल चाहिए, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल चाहिए। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल ये एंटोनियो ग्राम्सी का परिभाषा है।
जो सत्ता के अंदर के षड्यंत्र को समझ सके, ऐसे इंटेलेक्चुअल की जरूरत है। और हम समझते तो सब हैं, मैं इनको इंटेलेक्चुअल घोषित करता हूं, लेकिन हम इंटेलेक्चुअल समझते सब हैं। तीन बातें, डर सबसे बड़ी समस्या हमारी है कि हम बहुत डरते बहुत ज्यादा हैं जानने के बाद। दूसरा, हम समझौतावादी हैं। हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल क्लास हमारा चालाक नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो हम इंटेलेक्चुअल एज ए डरते हैं, समझौतावादी हैं। क्या भारत में प्रोफेसर की कमी है? क्या भारत में मॉन्टेस्क्यू नहीं हो सकता? क्या भारत में दिदरो नहीं हो सकता? क्या भारत में वोल्टेयर पैदा नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? भारत में 2 ही 4 प्रोफेसर की जरूरत पड़ेगी क्या? लेकिन हमारे समाज में ज्यादा प्रोफेसर, ऐसा नहीं है कि गिनती गिना दीजिए कि हमारे देश में SC ST OBC के प्रोफेसर नहीं है। JNU में नहीं है, हैदराबाद में नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं JNU का छात्र था, हमारे जमाने में लोग थे, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे बड़े इतिहासकारों ने पढ़ाया। रोमिला थापन ने पढ़ाया, बिपिन चंद्रा ने पढ़ाया, सुमित सरकार की वाइफ तनिका सरकार ने पढ़ाया। लेकिन आज जब मैं एहसास करता हूं तो ऐसे इंटेलेक्चुअल की भारी कमी है जो आपको क्लास में अटका देते हैं कि नहीं, क्लास की बात कीजिए, वर्ग की बात कीजिए। वर्ग का बात करना बहुत आसान है, कास्ट की बात करना बहुत कठिन है। क्लास में अटका देते हैं कि देखिए सारी गरीबी अमीरी की लड़ाई है। कुछ नहीं है, सारी गरीबी अमीरी की लड़ाई है, कुछ नहीं है। जाति की बात मत कीजिए, क्योंकि जात की बात करेंगे तो पिछड़ा पिछड़ा लड़ेगा, SC SC से लड़ेगा, OBC से लड़ेगा। ये कास्ट की बात हम कर ही नहीं पाते। ओनली प्रोफेसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने कास्ट डिस्कोर्स को भारत में लागू किया था। तो क्या हमारे देश में प्रोफेसर नहीं है? प्रोफेसर हैं, लेकिन हम समझौतेबाजी हो जाते हैं। क्या मैं सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हूं? आई एम द क्लास 1 ऑफिसर इन माई डिपार्टमेंट। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूं। मेरे पास एक नहीं 3 FIR हैं। मेरे पास मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, मुझे जलाने की कोशिश की गई, 52 दिन यूनिवर्सिटी से भाग गया। इसी सरकार ने मुझे गनर दिया तो मैं यूनिवर्सिटी जाता था, इसी सरकार ने। मैं फिर भी FIR से डरा नहीं, हमारी प्रमोशन रोक दी गई है। और आज आपके सामने जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो हमारे साथियों ने कहा कि बिहार जा रहे हो, गया जा रहे हो, यहाँ बौद्ध टेम्पल हो रहा था, यहाँ पे बौद्ध बिहार को लेकर के आंदोलन चल रहा था। यहाँ LI की रिपोर्ट है, लोकल इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है कि तुम भाषण दोगे, FIR होगा, तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। मुझे अपनी नौकरी का डर नहीं है, मुझे अपनी नौकरी का डर नहीं है, मुझे अपने जान का डर नहीं है। मुझे भी डर है, जान का है, लेकिन मुझे पता है कि जब तक अपने समाज के लिए तुम मरोगे नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर पैदा नहीं करोगे, ज्योतिराव फुले पैदा नहीं होगा, हम ऐसे ही अपनी पीड़ा गाते रहेंगे। इसलिए मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि हमारा समाज समझौतावादी हो गया है। डर, समझौतावादी और इग्नोरेंस। तीसरा, इग्नोरेंस में 90% हमारा समाज जानता ही नहीं कि SIR क्या होता है, और ये क्या कानून है, किसे वोट देना चाहिए, जानता नहीं। 5 किलो चावल में बिक जा रहा है, ये हमारी समस्या है। हमारे दोस्त बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हैं, हम इग्नोर में जीते हैं। सरकार क्या कानून लेकर आ रही है, हमको कुछ नहीं पता। सरकार सिलेबस में क्या बदलाव ला रही है, हमको नहीं पता। हम बचपन से पढ़ते हैं कि 6 से क्षत्रिय, त से तलवार, ड से डमरू, ब से बहेलिया, ठ से ठठेरा। राम स्कूल जाता है, सीता खाना पकाती है। हमारे माँ ने, हमारे पिता ने पढ़ाया, हम भी पढ़ रहे हैं, हमारा बेटा भी पढ़ रहा है। कभी हमको ध्यान में आया कि ये गलत है? हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास को अभी बीजेपी की सरकार NEP लेकर आ रही है, कह रही है कि ये प्राचीन ज्ञान परंपरा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मेरे पास समय नहीं है, मैं पढ़कर बताता। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कल बुद्धिज्म को छोड़ करके बाकी कोई ज्ञान परंपरा नहीं है। इस किताब के हवाले से बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि कल बुद्धिज्म को छोड़कर कोई ज्ञान परंपरा नहीं है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है कि वेद पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, सब पढ़ो। आपके देखते ही देखते राम मंदिर बन गया, आपके देखते ही देखते गाजा में 60,000 लोग मारे गए, आपके देखते ही देखते ट्रंप की सरकार आई, आपके देखते ही देखते यहाँ पे गया में यह आंदोलन को कुचल दिया गया, आपके देखते ही देखते आपके सामने सिलेबस बदल दिया गया, NEP लागू कर दी गई, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठ रहे हैं, भाषण देंगे, चले जाएंगे। यही हमारा काम है। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप कैडर लेने आए हैं,
वाम सेब के ये साथी हैं, तो साथी जहां पे जाइए, आपके पास आंदोलन के कई तरीके हैं। मैं नहीं कहता कि आप मॉन्टेस्क्यू बनिए, दिदरो बनिए, वॉल्टेयर बनिए, लेकिन आप आरटीआई तो फाइल कर ही सकते हैं ना। आप किसी स्कीम पे आरटीआई फाइल कीजिए, लेटर लिखिए भारत सरकार को, आंदोलन में भाग लीजिए। आपके सवाल करने से भी सरकार डरेगी, आपके सवाल करने से सरकार डरेगी। मैं अपने चेंबर में बैठे बैठे सवाल करते रहता हूं कि इस देश में जाति के आधार पे नंबर क्यों दिए जाते हैं। बार बार सवाल किया, इसी यूनिवर्सिटी को 2 महीने तक मैंने लेटर लिखता रहा। 40,000 छात्रों के सहयोग से मैं अपनी यूनिवर्सिटी में आंदोलन किया लगातार, और तब लगातार हमको धमकी मिलती रही। लेकिन मैं आज भी आपके सामने खड़ा हूं। क्यों खड़ा हूं? इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं उन सवालों के साथ लड़ रहा हूं जिससे सरकार डरती है। आप सवाल के साथ लड़िए, आपसे सरकार डरेगी। आपके मौत के बाद भी आपसे सरकार डरेगी। डॉक्टर अम्बेडकर डर रही कि नहीं? मेरे मरने के बाद भी सरकार डरेगी। आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का देहांत हो चुका है, सरकार डर रही कि नहीं? लेनिन मर चुका है, सरकार डर रही कि नहीं? माओ मर चुका है, सरकार डर रही कि नहीं? मॉन्टेस्क्यू मर चुका है, सरकार डर रही कि नहीं? सरकार डरती है, डराने वाला होना चाहिए, आप में ताकत होना चाहिए, सरकार डरेगी। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप कुछ ना कुछ कीजिए, बैठिए मत। आप जहां पे भी रहें, आरटीआई के माध्यम से, किताब के माध्यम से, निर्भीक होकर लिखने के माध्यम से लिखिए, जितना लिख सकते हैं, आंदोलन कीजिए, एक्टिविस्ट भाग लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर एकेडमिशियन नहीं थे, वो प्रोफेसर थे, लेकिन वो कहते थे कि एक्टिविस्ट वाला प्रोफेसर चाहिए। कैसा प्रोफेसर चाहिए? एक्टिविस्ट वाला प्रोफेसर चाहिए। बहुत प्रोफेसर हैं। आप बाबा साहब किताबें ऐसे नहीं लिखे। आप बाबा साहब किताबों को देखिए तो कैसे किताब लिखे? एनालिसिस ऑफ कास्ट, जाति की समस्या, सामान्य सी बात है। वो चाहते तो मेरे जैसे पीएचडी पे तमाम तरह की पीएचडी की बात कर सकते थे। उन्होंने लिखा रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेलियां। उन्होंने लिखा रिडल्स ऑफ रामा, रिडल्स ऑफ कृष्णा। लिखने से भी सरकार डरती है। बाबा साहब के किताब की वजह से आज स्वामी जो शंकराचार्य क्या बोल रहा है? हमें इस्लाम से नहीं डर है, हमें किससे डर है? अम्बेडकरवादियों से डर है। उनको अम्बेडकरवादियों से डर लगता है, हमारे जैसे लोगों से डर लगता है। तो साथियों, ये सरकार डरती है, डराने वाला आना चाहिए। हबीब जालिब बनिए, फैज अहमद फैज बनिए। हबीब जालिब पूरे पाकिस्तान की सरकार पे भारी पड़ता रहा। मैंने बताया आपको, जो पास था सबसे खतरनाक होता सपने कमर जाना। कम एज में लड़का गोली से मारा गया। हमारे रमाशंकर यादव विद्रोही जेएनयू के छात्र थे, वो कहते थे कि आप अपनी बात को रखिए। उनका भारतनाट्यम, उनका प्रेम कुछ नहीं है। जितने प्रेम के गाने हैं, जितने प्रसंग है, सब आपका नहीं है, आपके कल्चर का नहीं है। जब कैडर हमारा समझदार होगा तब वो रमाशंकर यादव के शब्दों में कहेगा, ओ प्रिय, जब तुम मुझे कभी देखो तो लगे कि इस देश में क्रांति हो। प्यार कैसा होना चाहिए? वो प्रिय, जब तुम मुझे कभी देखो तो लगे इस देश में क्रांति हो। हमारा प्यार भी हमें देखे तो लगे इस देश में क्रांति हो। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।